हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो है हम हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो है शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। और ये जो मैक्सिम्स हैं टीचिंग के, जो ये सूत्र हैं शिक्षण के, ये बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं किसी भी भाषा के शिक्षण में, किसी भी नई चीज़ को सीखने में और सिखाने में। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि जब विद्यालय में भाषा की शिक्षा देते समय शिक्षक के समक्ष समक्ष अमूर्त पक्षों को स्पष्ट करना अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अमूर्त पक्ष होते क्या हैं। अमूर्त का अर्थ होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। जैसे कि क्रोध है, खुशी है, जिज्ञासा है, उत्सुकता है। इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, माप नहीं सकते। ये क्या होती है? ये होती है अमूर्त पक्ष। मनुष्य के जीवन के अमूर्त पक्ष होते हैं, इन्हें जो है अमूर्त पक्ष कहा जाता है। मनुष्य के लिए भाषा वास्तव में प्रकृति का वरदान है। भाषा की सहायता से ही मानव समाज के अधिकांश कार्य संपन्न होते हैं। वो क्यों? वो ऐसे कि जब मनुष्य अपने कार्य को करने के लिए किसी से संप्रेषण करेगा, किसी से वार्तालाप करेगा, बोलचाल करेगा, तो उसके लिए अपने भावों, अपनी मनोदशाओं को व्यक्त करने के लिए उसे किसी भाषा का महत्व या भाषा की आवश्यकता महसूस होती है। और इस चीज़ की फुलफिलमेंट कौन करते हैं? भाषा। फिर चाहे वह अंग्रेज़ी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या कोई अन्य भाषा हो। तो आइए हम बात करते हैं कि भाषा को सीखने में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है, या किन किन शिक्षण सूत्रों के आधार पर भाषा सीखी जा सकती है। या फिर यूं कहा जाए कि ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जिनका उपयोग करके एक भाषा अध्यापक भाषा का शिक्षण प्रदान कर सकता है बहुत ही आसानी के साथ। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। शिक्षण सूत्र का अर्थ। शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या है? जैसे कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ये एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया होती है जिसमें सीखने के लिए सही मार्गदर्शन, दिशा बोधन और उत्साह द्वारा प्रेरित किया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षक ज्ञान देने के लिए अनेक क्रियाएं करता है और छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा की गई अनेक क्रियाओं के द्वारा। अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों में पैदा की गई उत्साह के द्वारा, उनमें पैदा की गई रुचि के द्वारा ज्ञान देने की यही क्रियाएं शिक्षण सूत्र या विधियां कहलाती हैं। शिक्षण के लिए कुछ सूत्र बनाए गए हैं या कुछ सूत्रों का पालन करके शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षण सूत्र। आमतौर पर एक ही विषय या चीज़ को पढ़ाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिनके द्वारा एक शिक्षक छात्रों के मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकताओं और शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञान देता है। इसलिए ही शिक्षण को एक कौशलात्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि यह शिक्षक का कौशल ही है जिसके द्वारा वह सही समय पर सही विधि या सूत्र द्वारा छात्रों को सही शिक्षा देता है। तो इस प्रकार से जो है ये है शिक्षण सूत्र का अर्थ। शिक्षण सूत्र शिक्षण को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न सूत्रों के आधार पर या विभिन्न सूत्रों की सहायता से जो है प्रदान किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। और इन्हीं सूत्रों को आगे चलकर जो है शिक्षण सूत्र का नाम दिया जाता है। और ये शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले जो है हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र की परिभाषा के बारे में। शिक्षण सूत्र की परिभाषा में सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रोवेल के अनुसार। शिक्षण सूत्र का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है, ना कि अधिक से अधिक खोना।
शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। अधिक से का भाव है कि जितना वह सीख सकता है उससे भी ज़्यादा ग्रहण करने की योग्य उसे बनाता है। रैम्ट के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। शिक्षण सूत्र जो है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर भी उपयोग में लाए जाते हैं। यह बच्चों का पथ प्रदर्शन भी करते हैं, मार्ग प्रदर्शन भी करते हैं, उन्हें अभिप्रेरित भी करते हैं, उन्हें उत्साहित भी करते हैं शिक्षण के प्रति। और इसके अंतर्गत जो है सिद्धांत के द्वारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में बात हो रही है कि सिद्धांत से किसी भी भाषा को सीखने से संबंधित जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए, ठीक है, जो व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं, अवांछित परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन, उसके लिए जो है अपेक्षा की जाती है। किससे की जाती है अपेक्षा? शिक्षण सूत्रों से। फिर है आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षण सूत्रों को छात्रों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, उनकी पठन पाठन की प्रक्रिया और आसान हो जाए और उन्हें कठिनाइयों का कम से कम सामना करना पड़े। इसीलिए शिक्षण सूत्रों का उपयोग शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण के दौरान जो है एक शिक्षक के द्वारा छात्रों के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए किया जाता है। शिक्षण सूत्र जो है किसी एक शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इन शिक्षण सूत्रों के निर्माण में बहुत से शिक्षा शास्त्रियों व विद्वानों का योगदान रहा है। और साथ ही इन शिक्षण सूत्रों की संख्या निश्चित या निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे बहुत से शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन जो मुख्य शिक्षण सूत्र हैं जिनका मुख्य रूप से आमतौर पर जिनमें व्यवहार में लाया जाता है, जिनका पालन किया जाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पूर्ण से अंश की ओर, वोल टू पार्ट, फ्रॉम वोल टू पार्ट, अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम अनसर्टेन टू सर्टेन, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या फिर यूं भी कहा जा सकता है मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, मनोवैज्ञानिक की कहिए या एक्सपीरियंस टू आर्ग्यूमेंट्स या फिर लॉजिक्स, अनुभूत से युक्ति की ओर या युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुकरण। आइए इनके बारे में हम और बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, बालक जब विद्यालय में आता है, जैसे कि यहाँ उदाहरण लिखा गया है, बालक को हिंदी शब्दों का ज्ञान कराने से पहले उन्हें अक्षरों का ज्ञान कराना जरूरी होता है। ये कैसी प्रक्रिया है? सरल से कठिन की ओर, बालक को किसी भी भाषा सिखाने से पहले उसे अक्षरों का ज्ञान देना ज़रूरी है। जैसे हम सीखते हैं कोई दूसरी भाषा हिंदी के अलावा, तो हम सबसे पहले सीखते हैं शब्दों को। जैसे दोपहर के खाने को क्या कहते हैं, सुबह के खाने को क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, रात को क्या कहते हैं, माता को क्या कहते हैं, दादा दादी को उस भाषा में क्या कहते हैं। पहले हम अक्षरों का ज्ञान लेते हैं,
उसके बाद जो है हम उनका वाक्यों के रूप में निर्माण करना शुरू करते हैं। तो जब छोटे बच्चे को हिंदी शब्दों का ज्ञान कराया जाता है तो उन्हें पहले अक्षरों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, पहले सरल चीज़ें बताई जानी चाहिए, ना कि उन पे जो है पूरे पूरे वाक्य थोप देने चाहिए। इससे जो वो शिक्षण प्रक्रिया है बोझिल प्रतीत होने लगी और बच्चा भी जो है उसमें रुचि नहीं लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले अक्षरों का ज्ञान दिया जाए, सरल चीज़ों से शुरुआत की जाए, उसके बाद जो है वाक्यों का ज्ञान उसे या वाक्य विन्यास के बारे में उसे पढ़ाया जाए, कठिन की ओर उसे अग्रसर किया जाए। या फिर जैसे हम हिंदी भाषा की बात करें तो कहानी हम पढ़ते हैं, तो कहानी में बच्चे जो हैं बहुत ही रुचि लेते हैं और रुचि के साथ जो है उसे पढ़ते हैं। लेकिन वहीं जब हम इसके विपरीत निबंध की बात करते हैं, निबंध विधा की बात करते हैं, तो निबंध में बच्चे जो हैं रुचि उनकी कम हो जाती है। वह निबंध को किसी भी निबंध को पढ़ने मात्र या अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसके पाठ्यक्रम का भाग मात्र समझते हैं, तो उनकी रुचि जो है कम हो जाती है। इसलिए हमेशा शुरुआत सरल से कठिन की ओर की जानी चाहिए, पहले आसान चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, उसके बाद धीरे 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 उसका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। फिर है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। इन सभी चीज़ों को मैं उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बालक को जोड़ बताना है तो गिनती बताते हुए बालक को जोड़ बताना चाहिए। वही बात सरल से कठिन की ओर पढ़ाया जाना चाहिए। उसी प्रकार से ज्ञात, जो बच्चे को ज्ञान है जिन चीज़ों का ज्ञात है, जब बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर स्कूलों में भेजा जाता है तो उन्हें सबसे पहले अंकों का ज्ञान दिया जाता है। उन्हें 1 2 3 4 ये सब गिनती जो है 1 से 10 तक ये सिखाई जाती है। उसके बाद जो है वो अंकों को 2 अंकों वाली संख्याएं उनको बताई जाती है। उसके बाद उन्हें जमा घटाव ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ज्ञात चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं, उसे दिया जाता है उसका ज्ञान। उसके बाद जो है उसे उनके ज्ञान को अज्ञात की ओर अग्रसर किया जाता है, अज्ञात चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। या फिर जैसे कि विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही बालक गाय से परिचित हो चुका होता है, वह इस शब्द का उसके संप्रत्यय अच्छी तरह से जानता है। अब शिक्षक उसके इसी ज्ञान के आधार पर उसे नील गाय इसके बारे में भी पढ़ाता है। जैसे बच्चे को पता होता है कि गाय एक पालतू पशु है, गाय एक पशु है, जानवर है, लेकिन जब उसे ज्ञात है कि गाय कैसी होती है, उसकी दिमाग में उसका चित्र है कि गाय कैसी होती है, क्या खाती है, तो उसके बाद जब उसे बताया जाता है कि एक नील गाय है, कामधेनु गाय है, ये भी क्या है, गाय है, लेकिन ये गायों की जो है एक नस्ल है, तो उसे ज्ञात से अज्ञात चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और वह नील गाय भी गाय जैसा जानवर है जिसका श्यामल रंग होता है। ये चीज़ें उसे अज्ञात चीज़ों ने बताई जाती है। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अब हम बात करें स्थूल और सूक्ष्म की बात करें। स्थूल हो गया जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि आपका कपड़े हैं, आपके बेंच हैं, आपका खाना है, आपके स्कूल हैं, आपके कॉलेज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सभी क्या हैं, स्थूल वस्तुएं हैं। वहीं पे अस्थूल या सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ों में चीज़ें हैं आपका क्रोध, आपका हर्ष, आपका मन, आपकी आत्मा, ये क्या है, सूक्ष्म चीज़ें हैं। जैसे प्राथमिक स्तर के बालकों को रंग बिरंगी पेंसिल से गोलियां बनाना, खिलौनों के माध्यम से गिनती या जानवरों का ज्ञान कराना। ठीक है, देखिए स्थूल चीज़ें, स्थूल है खिलौनों के माध्यम से गिनती है, स्थूल है खिलौने, खिलौने क्या है, स्थूल वस्तु है क्योंकि हम उसे छू सकते हैं, उसका भार माप सकते हैं, उसके द्वारा जो है उसे गिनती सिखाई जाती है खिलौनों के द्वारा, या जानवरों के खिलौनों के द्वारा जो है उसे जानवरों के नाम बताए जाते हैं। जो जानवर के नाम है वो क्या है, सूक्ष्म है,
सूक्ष्म वस्तु है, क्योंकि वह उसके बारे में जान रहा है। उसे जब बताया जाता है गाय का खिलौना दिखाकर कि ये एक गाय है, मान लीजिए कि ये एक जिराफ है, वह उस खिलौने को छू रहा है, वह है स्थूल वस्तु। और जब उसे बताया जा रहा है इसका नाम है जिराफ, तो जो वो बोला गया है कि इसका नाम है जिराफ, वो है सूक्ष्म वस्तु। उसी प्रकार से रंग बिरंगी पेंसिल से गोलियां बनाना, ठीक है। उदाहरण के लिए भाषा शिक्षण में शिक्षक यदि वाक्य का ज्ञान पहले देता है, उसके बाद वो शब्द और ध्वनि के बारे में ज्ञान देता है, तब निश्चित रूप से वह अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है, ठीक है। तो स्थूल चीज़ों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद जो है सूक्ष्म चीज़ों के बारे में, सूक्ष्म वस्तुओं के बारे में बताया जाता है। फिर है आपका पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, इसमें है आपका, जैसे कि हमने बात की थी, वोल टू पार्ट। बालक को जब कंप्यूटर की जानकारी के लिए सबसे पहले बालक को कंप्यूटर दिखाया जाता है, फिर उसकी एक एक अंक की जानकारी दी जाती है। देखिए, पूर्ण मतलब पूरे तरीके से। जैसे हमने गाय की बात की, मान लीजिए किसी बच्चे को बताया जाता है कि ये एक गाय है, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, वो गाय पे लेख लिखना शुरू करता है कि गाय एक पालतू पशु है, इसका रंग काला, नीला, लाल होता है, इसकी 2 टांगे होती हैं, इसके 2 सींग होते हैं, इसकी एक पूंछ होती है, इसकी 2 आंखें होती हैं, 4 थन होते हैं, गाय घास खाती है, गाय को गौ माता कहते हैं। तो क्या है, वो उसके अंशों के बारे में जान रहा है। पहले उसे ज्ञान था पूर्ण रूप से कि ये एक गाय है। उसके बाद जब वो आगे जाकर बड़ी कक्षाओं में उस पर लेख लिखने लगा, तो उससे पता चला कि गाय घास भी खाती है, गाय के 4 थन भी होते हैं, गाय दूध भी देती है, गाय के दूध से घी और मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो वो अंश की ओर जाता है, पहले पूरी चीज़ के बारे में जानता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में उसके अंशों के बारे में जानता है। उसी प्रकार से जब बच्चे को कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले उसे कंप्यूटर दिखाया जाता है कि ये एक कंप्यूटर है। उसके बाद उसे कंप्यूटर के हिस्सों के बारे में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, रोम, इन सब चीज़ों के, उनके अंगों के बारे में, अंशों के बारे में बताया जाता है। तो ये शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। फिर है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, जैसे किसी देश के प्रमुख स्थल तथा वहाँ की विशिष्टता को छात्रों को स्पष्ट नहीं होती है, ठीक है। किसी देश की जगहों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जो है ज्ञान नहीं हो। जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश स्थल की प्रमुखता क्या है, ये भारत का एक राज्य है। और विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो है सेब, ये सब चीज़ें होती हैं, सब्जियाँ। और यहाँ पे घूमने की मुख्य स्थान है, जैसे कुल्लू मनाली है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती हैं, ये इसकी क्या है, विशिष्टता है। परंतु बाद में मानचित्रों, चार्ट, मॉडल तथा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले अनिश्चित होता है कि उसके स्थल कहाँ हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये उन्हें नहीं पता है। जैसे कि आपको ज्ञान है अमेरिका, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, आपको पता है, लेकिन आपको उसके स्थानों के बारे में पता नहीं है, उसकी सिटीज़ के बारे में पता नहीं है, और जो उन सिटीज़ की पहचान है, विशेषता है, उसके बारे में आपको नहीं मालूम है। लेकिन जब वही सिटीज़, वही कंट्रीज़ आपको मानचित्रों में, चार्ट में, मॉडल में दिखाई जाती है और उदाहरणों के साथ बताई जाती है, समझाई जाती है, तो आपका अनिश्चित ज्ञान, अनिश्चित अर्थात जो ज्ञान आपका स्थिर नहीं था, पक्का नहीं था, जो आप सिर्फ यूं कहिए कि तुक्के में आपको पता था, उन चीज़ों के ज्ञान को जो है स्थिर किया जाता है। किनके द्वारा, मानचित्रों, चार्ट, मॉडल के द्वारा उसे निश्चित किया जाता है उस ज्ञान को। या फिर जैसे कि छोटे बच्चे को स्टोरी बुक्स दिलवाई जाती हैं, वह देखता है कि स्टोरी बुक में भालू है, भालू ढोल बजाता है, डम डम डफली बजाता है, ये उसे पता होता है कि भालू होता है
ये निश्चित ज्ञान है। लेकिन ये अनिश्चित ज्ञान है कि भालू ढोल बजाता है, डफली बजाता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है, बड़ा होता है, फिर उसे उसका भालू से संबंधित जो ज्ञान है वो निश्चित होता है कि भालू जंगलों में रहता है, वह हम पे हमला भी कर सकता है, उससे दूर रहना चाहिए, वह मांस खाता है। तो उसका वो ज्ञान जो है भालू से संबंधित वो निश्चित हो जाता है, जो उसका पहले या बचपन में अनिश्चित था। तो ये है शिक्षण सूत्र अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, या फिर यूं भी कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, जैसे कि सामाजिक विषय में ग्लोब मॉडल या मानचित्र के माध्यम से संसार के विविध भागों के विषय में जानकारी। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ग्लोब मॉडल मानचित्र के माध्यम से संसार के विविध भागों के बारे में जो है जानकारी ली जा सकती है। या फिर मैं इस उदाहरण से समझाती हूँ कि यदि हमें अप्रत्यक्ष कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे है अहिंसा, अहिंसा के बारे में पढ़ाना है, तो हम प्रत्यक्ष, अहिंसा क्या है, अप्रत्यक्ष है, अमूर्त है, हम उसे छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष माध्यम से लेना है, तो हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी, अगर हम अहिंसा की बात करें तो महात्मा गांधी क्या है, प्रत्यक्ष वस्तु है, मूर्त वस्तु है, क्योंकि वे वास्तव में उनका महत्व, उनका अस्तित्व विद्यमान था। तो हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाते हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में पढ़ाते हैं, ये क्या है, प्रत्यक्ष वस्तु है। उससे संबंधित जो है हम उनकी अहिंसा के बारे में पढ़ाते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा था, वह अहिंसा के पुजारी थे, उसे मानते थे, उसके आधार पर ही जो है उन्होंने निम्नलिखित काम या बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष। तो इस प्रकार से क्या है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इस तरीके से भी जो है छात्रों को कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, पर्टिकुलर टू जर्नल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ाते समय एक से अधिक उदाहरण के माध्यम से परिभाषित करना बताया जाता है। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यदि हम बात करें कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को विशेषण का ज्ञान देता है, तब उसे सबसे पहले विशेषण के संबंध पर आधारित उदाहरण जो है देने पड़ते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य, जैसे हरा पेन, काली गाड़ी, बड़ा मकान, गोल पृथ्वी, एक आदमी, दो घर। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। तो विशेष्य में अंतर स्पष्ट करते हुए विशेषण की परिभाषा का उल्लेख करना चाहिए। इस सूत्र के प्रयोग द्वारा जटिल विषय को भी सहज बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसे हम पढ़ाते हैं किसी बच्चे को, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसके भेद कौन कौन से हैं, इसके भेदों के उदाहरण क्या क्या है, वो क्या है, विशिष्ट है चीज़ें। ठीक है, तो पहले विशिष्ट चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए, फिर सामान्य की ओर जाना चाहिए। फिर है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसमें हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा में, जैसे अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा गया है, संसद का अध्ययन करने से पहले उसके विभिन्न भाग, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद आदि के बारे में ज्ञात होने पर संपूर्ण संसद की कार्य प्रणाली का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, विश्लेषण। फिर जो है संश्लेषण, जैसे विश्लेषण की अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा में मान लीजिए संधि पढ़ाई जाती है, जैसे यहाँ पे आपको संसद का अध्ययन करना है, लेकिन
संधि से पहले जो है हमें पढ़ना पड़ेगा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। ठीक है। और फिर जो है स्वर संधि के भी अंतर्गत इसके भाग होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि उसके बाद जो है स्वर संधि के 5 नियम होते हैं, 5 भेद होते हैं। और फिर स्वर संधि की व्याख्या करते हैं, तब निश्चित रूप से विद्यार्थी संधि के नियमों को भलीभांति जानते हैं। ठीक है। जैसे कि संधि पढ़ी हमने, यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया, फिर हमने जाना कि संधि के जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 भाग हैं। वैसे ही हमने यहाँ पढ़ा संसद के अध्ययन में कि राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद इसके अंग है। विश्लेषण किया हमने कि इसके अंतर्गत ये चीज़ें भी हैं। हमने गहराई से उस ज्ञान का जो है अर्जन किया। फिर हमने जाना कि संपूर्ण संसद की क्या कार्य प्रणाली होती है। फिर हमने संधि वाले उदाहरण में जाना कि विसर्ग संधि के भी भेद हैं, व्यंजन संधि के भी भेद हैं और ये अलग अलग हैं। ठीक है। पहले हम विश्लेषण करते हैं, किसी विषय को जानते हैं, उसके भागों के बारे में जानते हैं, फिर हम जानते हैं उसके भागों के अंतर्गत आने वाले उसके हिस्सों के बारे में, वो है विश्लेषण। और अंत में जब हम उन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं, उनका ज्ञान अर्जन कर लेते हैं और फिर हम उन चीज़ों को जो है कंक्लूड करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संश्लेषण। ठीक है। विश्लेषण आपको हो चुका है, उसके बाद ही आप संश्लेषण कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। आमतौर पर इसी प्रकार से शिक्षा जो है प्रदान की जाती है। पहले चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है और अंत में जो है उन्हें बांधा या संजोया या ख़त्म किया जाता है कंक्लूड करके। फिर है आपका मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मुगल कालीन स्थापत्य कलाओं को मानचित्र में दिखाना, बाद में उनकी आयु के अनुसार उसकी विशेषताओं को तार्किक ढंग से बताना। ठीक है। जैसे कि अगर हम मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर बात करें, अगर हम मान लीजिए मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, मुगल साम्राज्य को हम दिखाते हैं मानचित्र में, मुगल कालीन राजाओं के, वो सम्राटों के बारे में पढ़ाते हैं, वो क्या है, मुगल कालीन साम्राज्य था। लेकिन जब हम उनकी आयु के अनुसार, उनकी ख्याति के अनुसार, उनकी उपाधि के अनुसार, उनकी सफलताओं के अनुसार जो है उन्हें क्रमबद्ध करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से उनका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारी तार्किक योग्यता का उसमें उपयोग होता है। हम अपनी बुद्धि का, तार्किक योग्यता का उपयोग करके उस चीज़ को समझते हैं। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर शिक्षण सूत्र। फिर है अनुभूत से युक्ति या युक्त की ओर। ठीक है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त को बालक प्रतिदिन देखता है और अनुभव करता है। सूर्य आता है, जाता है, उगता है, छिपता है, सब देखते हैं। परंतु इसके कारणों को जानने के लिए तर्कपूर्ण विधि का प्रयोग करके शिक्षक के द्वारा बालक की जिज्ञासाओं को शांत किया जा सकता है। ठीक है। जिन चीज़ों का आपको अनुभूति है, जानते हैं आप जिन चीज़ों के बारे में, लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, इन सब युक्तियों के बारे में जब आप जानते हैं, तर्कपूर्ण विधि का प्रयोग होता है, तो वह कौन सी शिक्षण विधि कहलाती है, अनुभूत से युक्ति या युक्त की ओर। फिर आखिरी है आपका प्रकृति का अनुकरण, प्रकृति का अनुसरण। इस सूत्र के माध्यम से बालक की शिक्षा दीक्षा जो भी वो सीखता है, किसी भी भाषा के अंतर्गत, किसी भी शिक्षा के अंतर्गत, उसे जो है प्राकृतिक रूप से उसकी स्वयं की जो रुचि है, मानसिक क्षमता है, उसका जो आयु है के द्वारा विकसित होती है। उसे खुला छोड़ दिया जाता है कि वह अपनी रुचि, अपनी मानसिक स्तर, अपने आयु स्तर के अनुसार जो है उन चीज़ों को सीखेगा, ग्रहण करेगा, अधिग्रहण करेगा और जो है उन चीज़ों को समझ पाएगा। ये जो है प्रकृति का अनुसरण है। ठीक है। इस विधि के द्वारा भी ज्ञान जो है प्रदान किया जाता है।